ओम शांति जी। हर वर्ष जब भी 24 जून नज़दीक आता जाता है तो पूरे ब्राह्मण परिवार में मम्मा की स्मृतियाँ और बढ़ जाती हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि खास जो नए हैं जिन्होंने साकार में मम्मा को देखा वो तो बहुत लकी थे, लेकिन जो नहीं देख पाए वो तो बड़ों से ही सुनते हैं कि मम्मा कैसी थी। तो हर बार सेवा केंद्रों पर मम्मा की विशेषताएं सुनाई जाती हैं, बड़ों के अनुभव रखे जाते हैं। तो हमने भी सुना कैसी थी मम्मा। तो जितना पता चला, कहते कि मम्मा ज्ञान स्वरूप ऐसी थी कि ब्रह्मा बाबा भी अक्सर कह देते थे कि ये बच्ची तो बाबा से भी तीखी है, जबकि बाबा में तो ज्ञान के सागर विराजमान रहते। लेकिन फिर भी मम्मा का भी कमाल था, वंडर था। इसलिए कोई भाई बहन कुछ भी प्रश्न करता तो बाबा मम्मा के पास भेज देते कि आप मम्मा से क्लियर करो, क्योंकि मम्मा को सब कुछ क्लियर था। लेकिन फिर भी एक बात बड़ी समझने की है। ऐसा बताता कि मम्मा को जरा भी ज्ञान का अभिमान नहीं था। मान लो किसी बात का मम्मा को पूरी जानकारी नहीं है, मुरली में जितना बाबा ने सुनाया उससे कोई भाई बहन संतुष्ट नहीं है और मम्मा के पास आके प्रश्न पूछता है कि बाबा ने यहाँ तक कहा है, ये स्पष्ट नहीं है, तो मम्मा कहते थे कि मुझे भी इतना ही मालूम है, इससे आगे पूछना तो आप बाबा से पूछिए। मतलब मम्मा अपनी तरफ से मनमत मिक्स करके कुछ नहीं सुनाते थे। जबकि मानव स्वभाव ऐसा है कि मान लो कोई प्रश्न पूछता है, उसको ना भी आए तो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बोलता रहेगा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। कहीं सामने वाला ऐसा ना सोचे कि इनको कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन साकार बाबा कई बार कहते थे कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है ना, और कोई जिज्ञासु आपके पास कुछ पूछने आया है, तो बोल दो कि हम नए हैं, हमें इसका मालूम नहीं है, और ये बाबा से पूछकर या बड़ों से पूछकर आपको बताएंगे। ऐसे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए अपनी तरफ से। फिर दूसरी बात कि जब बाबा मुरली सुनाने आते थे तो उससे पहले मम्मा की ड्यूटी होती थी कि कुछ देर मम्मा मुरली सुनाएं, कुछ अच्छी बातें सुनाएं। फिर थोड़ी देर बाद बाबा आते थे, हॉल में प्रवेश करते थे। लेकिन जैसे ही बाबा प्रवेश करते मम्मा मुरली सुनाना, मम्मा ज्ञान सुनाना बंद कर देते थे। बाबा भले कहते थे बच्ची जारी रखो, लेकिन मम्मा कहते थे नहीं बाबा, ज्ञान सागर सम्मुख हो, पास में बैठा हो और बच्चे भी फिर ज्ञान सुनाए, ये शोभता नहीं। तो मम्मा चुप हो जाते थे। तो बाबा ऐसे कभी देख ही नहीं पाए। तो एक दिन बाबा को हुआ कि देखो तो मम्मा कैसे सुनाते हैं, समझाते हैं। तो बाबा ने क्या किया, जो वेंटिलेशन होता है ना कमरे का, हॉल का, तो बाबा ने वहाँ सीढ़ी लगाई पीछे से। जब मम्मा मुरली सुना रहे थे वहाँ से बाबा ने देखा, सुना, और बाबा भी हैरान हुए, इतनी अच्छी बच्ची, भले सुना था पर देखा पहली बार। तो ऐसे बहुत से किस्से मम्मा के। बाबा ने बहुत सारी जिम्मेवारियां मम्मा को दे रखी थी। बाबा ने शुरू में ही मम्मा को निमित्त बनाया, एक संगठन जैसे बनाया, संस्था रजिस्टर्ड हुई। बहुत सारे विरोध होते थे। बाबा ने फिर ये फिक्स कर दिया कि अगर कोई भी बाबा से मिलना चाहेगा ना तो बाबा नहीं मिलेगा, उनसे मम्मा मिलेगी। और सच में जो भी मम्मा से मिलने आता, कितना विरोध करने वाला हो, वो शांत होकर जाता। यज्ञ में भी जो भाई बहनें कुछ भी पूछते हैं, उन सभी के प्रश्नों का जवाब भी मम्मा ही देते थे। कई बार कोई पूछते थे कि मम्मा आपके पास तो कितनी सारी बातें आती हैं, और जब भी कोई अपनी समस्या लेकर आता है, कोई ना कोई किसी के साथ वाद विवाद होता है, तो जरूर कमियां ही सुनाता होगा किसी की। आपको तो सबकी कमी कमजोरियों का मालूम है, तो आपके ऊपर उनका असर नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो व्यवहार सबके साथ उतना ही मीठा है। जबकि हमें कोई किसी की बात सुना दे, भले उसका व्यवहार हमारे पास साथ अच्छा है, लेकिन अगर किसी की कमी हमें मालूम पड़ जाए किसी दूसरे के माध्यम से, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा उनके प्रति जो दृष्टिकोण वो बदल जाता है। लेकिन मम्मा का ऐसा नहीं था।
जब पूछा मम्मा ऐसा क्यों, हमारी स्थिति पे फर्क पड़ता आपकी पे क्यों नहीं, तो मम्मा ने कहा कि मुझे ये पक्का निश्चय है कि जो ड्रामा है उसमें हर एक का पार्ट है। हम सब स्टूडेंट हैं, सबकी परीक्षाएं चल रही हैं, सब एक जैसे नंबर तो नहीं लेंगे। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षाएं आती हैं, कभी फेल कभी पास तो होते ही हैं। लेकिन जब मम्मा से पूछा गया कि आपकी स्थिति का ये जो नंबर 1 का आपको टाइटल मिला, जबकि मम्मा के साथ ही ज्ञान में आने वाली और भी बहनें थी और भी भाई थे, उनकी लौकिक एज के समान ही थे और भी, लेकिन मम्मा सबसे तीखे गए। जब पूछा कि ये कारण क्या, मम्मा ने कहा कि मैंने एक बात का ध्यान रखा, शायद आपने पहले भी सुना हो, कि जो गलती एक बार हो गई वो रिपीट ना हो। ये है पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता। आप सोचिए कैसी होगी मम्मा, इतनी बड़ी बीमारी सामने आई और पता भी पड़ गया कि बस कुछ दिन ही रहना है, तो भी स्थिति पर कोई असर नहीं, चेहरे पर रिंचक मात्र भी निशान भी दिखाई नहीं देता था कि मम्मा को कोई बीमारी है। सेम ऐसे ही सेवाएं जैसे पहले चलती थी, और बाबा भी ऐसे ही थे हमारे, कि मम्मा को जब हॉस्पिटल से लाया गया, मधुबन जब मम्मा पहुंची तो बाबा ने ज़्यादा बीमारी के बारे में नहीं पूछा, एक बात पूछी कि मम्मा अपनी सेवाएं संभाल ली। आप सोचिए, यहाँ कोई हॉस्पिटल से आता है तो क्या कहते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब कैसी है, कुछ नहीं। बाबा को था कि मम्मा बहुत मजबूत है और जितना सेवा में व्यस्त रहेंगे उतना और भी अच्छा होता है। जो भी बड़ों के अनुभव हैं, आज भी आप दिन में सर्च करना मम्मा के साथ का अनुभव, तो बहुत सारे भाई बहनों ने सुना रखा है। उसमें भी जो पुराने हैं, आदि रत्न हैं, उनकी बातें आप जरूर सुनना। आप देखना बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि उस समय तो बहुत विघ्न भी आए, विरोध हुए, लेकिन सबको ऐसे पास कर लिया, और उनको पास करते करते पुरुषार्थ भी इतना श्रेष्ठ कि आज तक भी कोई ऐसा नहीं बन पाया। मम्मा के अंतिम दिनों के बातें सुनाऊंगा, क्योंकि कईयों को ये मालूम नहीं होंगी। पहले भी 2-4 बार ये बातें सुनाई हुई थी, परंतु आज वो उस जमाने के कौन यहाँ होंगे मुझे मालूम नहीं है। मम्मा को अप्रैल 64 में हम लोग बॉम्बे में थे, और मधुबन से मम्मा हमारी पंजाब और ये सब जगह पर चक्कर लगाते लगाते कानपुर पहुंच गए थे। कानपुर के अंदर गर्मी की शुरुआत थी, अप्रैल के दिन थे, और अचानक हमारे पास कानपुर से फोन आया। हमको ये बताया गया कि कल यहाँ पर मम्मा को एक डॉक्टर को दिखाया गया, मम्मा को छाती पर गांठ दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग चिंतित हो गए, और हम लोगों ने कानपुर के अंदर एक वहाँ के नामी ग्रामी डॉक्टर को दिखाया। उस डॉक्टर ने कहा कि ये गांठ कुछ विचित्र लगती है, उसके बारे में मातेश्वरी जी को बम्बई भेजना चाहिए, और वहाँ जाकर के टाटा हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया, कानपुर वालों ने हमको, कि हमने बाबा से बात किया है, बाबा ने कहा है कि पहले मम्मा आबू आए, और आबू आने के बाद बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बाबा नक्की करेंगे, और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तो मुझे ये बात जची नहीं। मैंने कहा बाबा से बात करूं मैंने कानपुर वालों को कहा कि मैं अभी, उस जमाने में ट्रंक कॉल टेलीफोन बहुत रेयरली, अभी तो क्या होता है, कुछ भी होता है दिन में 10 बार हम लोग फ़ोन करते हैं। उस ज़माने में तो रेयरली कभी कभी
फोन होता था। तो हमने कहा कि मैं फ़ोन करता हूँ और बाबा से बात करता हूँ और उसके बाद आप मम्मा की टिकट अबू की बुक करना। तो उन्होंने पूछा आप क्या चाहते हैं? तो मैंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि इन सब बातों में तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसका डायग्नोस होना चाहिए। शायद वहाँ कानपुर का डॉक्टर गलत भी हो सकता है, और अगर सच भी है तो भी जल्दी करने से, ट्रीटमेंट करने से बहुत कुछ फायदे हो सकते हैं। मैंने मधुबन में फ़ोन लगाया, उस ज़माने में अर्जेंट फ़ोन होते थे, लाइटनिंग कॉल तो अभी उस टाइम पर आया नहीं था, खाली ऑर्डिनरी और अर्जेंट फ़ोन। तो अर्जेंट फ़ोन लगाया, बाबा फ़ोन पर आए। मैंने बाबा को कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे मालूम पड़ा अपनी मम्मा को क्या हुआ है? मैंने कहा हाँ मालूम पड़ा। तो बाबा आप अबू में क्यों बुलाते हैं? आप मम्मा को बॉम्बे भेजो ना डायरेक्ट कानपुर से। तो बाबा एकदम गंभीर हो गए। बाबा ने कहा मैं तो चाहता हूं वहां पर भेजूं, परंतु मम्मा को रखूं क्या बॉम्बे में? विश्व महारानी लक्ष्मी बनने वाली के लिए बॉम्बे में बाबा ने कहा कि रहने की जगह नहीं है, और ऐसे ऑपरेशन के टाइम पर कहाँ रहेंगे? तो मैंने कहा क्यों आपको ये प्रश्न क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आता है। हमारा घर है, हमारे घर में रहेंगे। पहले भी इस प्रकार से रही हुई है, 8 मास रहे और भी उसके बाद 2 मास रहे, और उस प्रकार से हमारे घर में आकर के रहेंगे। कहा आपका पुराना घर तो अभी चला गया है, छोड़ दिया है। हमने कहा जो भी है, घर के अंदर अगर माँ किसी की बीमार होती है तो माँ को कोई धर्मशाला में छोड़ने को जाता है क्या? वो तो घर में ही एडजस्टमेंट करके, घर के ही अंदर तैयारी करके संभाल के पूर्वक रखते हैं। तो मैंने बाबा कहा नहीं, परंतु फिर भी मम्मा को कैसे होगा? तो फिर हमने बाबा को याद किया कि अभी बाबा के सामने वकालत करनी है। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये बात आपकी सही है, थोड़ी मम्मा को इनकन्वीनियंस होगी, परंतु उसके सामने में एक बात है कि हमारे घर में डॉक्टर है, और आपके ही मुरली में हम सुनते हैं कि पेशेंट के लिए डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। हाँ, भगवान के बाद मरीज के लिए सहारा होता है तो डॉक्टर होता है। तो हमने कहा कि मम्मा की ऐसी बीमारी के समय पर तो डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे लौकिक बहन जो है वो तो 24 घंटा घर में रहेंगी, और उसके कारण वो उनका ध्यान रखेंगे, और हम आपको गारंटी देते हैं कि मम्मा को कोई भी प्रकार की अंश मात्र भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। और मैंने कहा कि आप दादा विश्व किशोर को आज ही भेज दीजिए, कल सुबह वो पहुंच जाएंगे। मम्मा की ट्रेन जो है अगर आज निकलेंगे तो कल दोपहर में 1 बजे तक पहुंचती है, उसके पहले दादा विश्व किशोर आ जाएंगे, हम आगे का कारोबार करेंगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत ही, ये तेरी बात जो है बहुत अच्छी बात है। बाबा के सिर पर ये जो बोझ था कि हमारी मम्मा ऐसी बीमारी के समय पर कहाँ रहेंगी, वो बाबा के ऊपर जो बोझ था वो तूने दूर कर दिया। बाबा इसका तुझे एक्स्ट्रा मदद देंगे। मैंने कहा बाबा हमको ये मदद नहीं चाहिए। घर में माँ बीमार होती है तो उसकी हम तो सेवा करते हैं, तो उसमें मदद की क्या जरूरत है? ये तो हमारी फर्ज है, ये हमारी फर्ज अदाई है। हाँ, जिसको कहते हैं ना, हम अपना ऋण जो है, अपना कर्तव्य जो है वो हम अदा कर रहे हैं। हमको बाबा इसका एक्स्ट्रा मदद नहीं चाहिए, ये तो हमने हमारी फर्ज बजाई है। हमारी जैसे कि लौकिक माँ जो है, इस प्रकार से ये भी हमारी विश्व मातेश्वरी है। इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ठीक है, आप कानपुर वालों को बोल दो। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा कौन सुनेगा? जब आपने पहले बोल दिया है कि कानपुर वालों को आबू में भेजो, आप फोन करेंगे तो आपका सुनेंगे, मेरा कोई नहीं सुनेगा। बाबा ने कहा ये बात भी सही है, मैं भी फोन करता हूँ, आप भी फोन करना, पर आप कहना मेरे नाम पर, क्योंकि बॉम्बे से कानपुर जल्दी मिलेगा। आबू की टेलीफोन लाइन तो जो है ना, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, अनुभवी है आबू की टेलीफोन लाइन। तो अभी तो काफ़ी फिर भी अच्छी हुई, उस ज़माने में तो एक ही टेलीफोन था, टेलीफोन नंबर 2-3, उसके अलावा कोई टेलीफोन भी नहीं था। हमने कानपुर में फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि मम्मा का ऐसे बाबा ने कहा वह हमारे घर पे रहेंगे और बॉम्बे आने की टिकट बुक कर दो।
इन्होंने कहा हम कैसे आपकी बात को माने। मैंने कहा कि ये बात सही है, आप हमारी बात को नहीं मानेंगे और आपको नहीं मानना चाहिए मेरी बात को, क्योंकि मम्मा है, मम्मा के जीवन की बात है, ये बीमारी की बात है। तो बाबा आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप फ़ोन बंद नहीं, अपने और कोई बातों में एंगेज नहीं रखना, इसी फ़ोन पर आपको आ जाएगा। 15-20 मिनट में बाबा का भी फ़ोन लग गया, बाबा ने बोल दिया। और फिर मैंने कानपुर वालों को बोला था कि बाबा का फ़ोन आ जाए, इसके बाद आप हमको कंफर्म करना कि आप मम्मा को बॉम्बे भेज रहे हैं या आबू भेज रहे हैं। बाबा का फ़ोन आ गया, कानपुर वालों ने हमको फ़ोन किया कि हम टिकट बुक कर रहे हैं, टिकट मिल जाएंगे। और दूसरे दिन दादा विश्व किशोर भी आ गए और सब कुछ बंदोबस्त हमारे घर के अंदर, हमको जो भी एडजस्टमेंट करना था, फर्नीचर, एक 24 घंटा मिल गया। उस 24 घंटे में हमने सब बातों का बंदोबस्त कर दिया। करके दूसरे दिन लेने को गए तब हमारी जमुना बहन जो है, मम्मा की ब्राह्मणी जो थे, उन्होंने बताया अरे हम तो परेशान हो गए ट्रेन में। मैंने कहा क्या हो गया? कहा सारी रात बिजली नहीं थी, फर्स्ट क्लास में थे, उस जमाने में एसी तो था नहीं, फर्स्ट क्लास में थे, परंतु फर्स्ट क्लास में बिजली नहीं, पंखा नहीं, अंधेरे में ही सारी रात वहाँ से निकले। कानपुर से झांसी जाना पड़ता था, झांसी से फिर पंजाब मेल में बॉम्बे आते थे। ऐसा कुछ गाड़ी का चक्कर था। हवाई जहाज तो थे नहीं उस जमाने में इतने, अभी तो हो गया है, लखनऊ बॉम्बे हो गया है, उस जमाने में तो था भी नहीं। तो कहा सारी रात मम्मा परेशानी, पसीना पसीना, गर्मी के दिन। तो हमने कहा अभी क्या कर सकते हैं। फिर मतलब मम्मा को लेके गए घर पे और फिर सोचते थे हमको क्या करना चाहिए। दादा विश्व किशोर के साथ हमने नक्की किया था क्या करना चाहिए। हमारे कजिन ब्रदर जो है, उनकी टाटा हॉस्पिटल के अंदर वहाँ के एक डॉक्टर जस्सावाला के साथ उनका परिचय था। तो हमने उनके द्वारा डॉक्टर जस्सावाला से फ़ोन किया कि आपके हॉस्पिटल का, क्योंकि बाबा ने एक बात सिखाई थी कि कोई भी काम करो ना तो बड़े को पकड़ना, बड़े के द्वारा काम करते हैं तो सहज हो जाता है, छोटे से नहीं, ऊपर से नीचू, नीचू से ऊपर मत जाइए, ऊपर से जो बड़े से बड़ा हो उनसे बात करना चाहिए। तो हमने सुबह ही नक्की कर लिया था। तो सुबह ही हमने पूछा था तो बताया डॉक्टर पे मास्टर करके है, वो टाटा हॉस्पिटल का, जैसे अपने अशोक मेहता अभी थोड़े साल पहले रिटायर्ड हो गया चीफ सर्जन के रूप में, ऐसे डॉक्टर पे मास्टर वहाँ के चीफ सर्जन थे। उनसे हमने मुलाकात रखी शाम को, वो भी आ गए, उनको बुला करके लेके आए हमारे घर पे। मम्मा भी आ गई थी दोपहर में, फ्रेश होकर के हम मम्मा के कमरे में डॉक्टर पे मास्टर, दादा विश्व किशोर और मम्मा की ब्रह्मणी और हमारी बहन के, हम तो बाहर बैठे रहे। और उसके बाद आकर के बताया, बाहर निकलने के बाद डॉक्टर पे मास्टर ने, कि ये गांठ जो है लगती है कैंसर की है। तो मैंने डॉक्टर पे मास्टर को कहा डॉक्टर आप ऐसे नहीं बोलिए, आप बायोप्सी टेस्ट कराइए। आप मालूम है किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारी संस्था के आधार स्तंभ ये है, हम सबकी मातेश्वरी है और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में ये सारी बातें हैं। और आप ऐसा बोलते हैं, प्लीज़ थिंक ट्वाइस, बायोप्सी जब तक नहीं होती तब तक ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर पे मास्टर मेरे सामने देख करके ऐसा बोलता है कि मिस्टर शाह, अंग्रेजी में बोला, दिस इज़ माई 40 years एक्सपीरियंस, 40 साल से मैं इस प्रकार की गांठ को देखते आया हूँ, इस प्रकार की जो है मेलिग्नेंसी जो है उसको मैं देखते आया हूँ, और इस प्रकार की गांठ जो है ना वो कैंसर की ही होती है, मेरा 40 साल का अनुभव है। हाउ कैन आई डिनाई माई एक्सपीरियंस, मैं मेरे अनुभव को, अनुभव जो मेरा है उसके आधार पर कह रहा हूँ, मेरा अनुभव ये है, मैं कैसे कहूँ कि मेरा अनुभव ठीक नहीं है। मेरा 40 साल का अनुभव, मेरी सारी ज़िंदगी कैंसर के पेशेंट के साथ गई है। हमने कहा ठीक है, फिर भी हम आते हैं कल आपके हॉस्पिटल में उनको दाखिल करने के लिए। हॉस्पिटल में गए, दूसरे दिन दादा विश्व किशोर और हम दोनों गए, एडमिशन फॉर्म भरा। उसके अंदर पहला सवाल आया, उनकी आमदनी कितनी है, मम्मा की आमदनी कितनी है। मम्मा की तो खुद की तो कोई कमाई तो थी नहीं। हमने कहा 0। तो इन्होंने कहा तो 0 है तो मुझे ऑपरेशन कैसे हो सकता है, यहाँ आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। हमने कहा हम बैठे हुए हैं ना, आपने तो पेशेंट की आमदनी पूछी,
हम लोग सब बैठे हुए हैं ना, आप जितना भी खर्च कहेंगे इतना करने लिए तैयार है, परंतु पेशेंट की आमदनी कितनी है वो 0 है। तो कहा आप सबकी कितनी भी आमदनी है, हमको पेशेंट के आमदनी के आधार पर नक्की करना होता है कि उनका हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा हॉस्पिटल में रहने का खर्चा कितना होगा, ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा, ये सारा ही खर्चा कितना होगा हम उनके खुद की आमदनी के आधार पर नक्की करते हैं। आप सबकी आमदनी के आधार पर नहीं। आप भले लाखों रुपया खर्च करने लिए तैयार हो, परंतु पेशेंट का तो हमने कहा 0 है। तो इन्होंने लिख दिया फ्री, ऑपरेशन फ्री। रहने के लिए उन्होंने पूछा किस में रहेंगे, हमने कहा फर्स्ट क्लास में। तो इन्होंने फर्स्ट क्लास भी फ्री में कर दिया, ऑपरेशन भी फ्री, हाँ डॉक्टर पे मास्टर का भी फ्री, सब कुछ फ्री हो गया। इन्होंने कहा ये पेशेंट तो हमने पहली बार ऐसा देखा जो फर्स्ट क्लास में जाता है परंतु उसकी आमदनी 0 है। हमने कहा हकीकत यही है, आपने हमारी सबकी आमदनी का नहीं पूछा होगा, पेशेंट की खुद की आमदनी है, वो हमारे लिए जो है हमने हंसते हंसते कहा ये विश्व महारानी, विश्व की लक्ष्मी बनने वाली, परंतु संगम युग में उसकी आमदनी 0 थी। ये कितना कॉन्ट्रास्ट। एक जमाने में मतलब सतयुग के अंदर सारी लक्ष्मी जो उसको कहते हैं वो सब उसके पाँव में होंगी, उसके हाथ में होंगी। ऐसी विश्व महारानी श्री लक्ष्मी की संगम युग के अंदर जब वो उसने पूछा तो हमने कहा उनकी खुद की आमदनी 0 है। बहुत हमको भी शौक लगा कि हम कैसे कहे कि सतयुग की कमाई तो बहुत होती है ना, हम सबकी भी बहुत सी कमाई होती है, परंतु हम स्थूल में तो दिखाई नहीं पड़ती है। मम्मा की बहुत कमाई होती है जिसके कारण वो विश्व महारानी बनी, इतनी कमाई, परंतु 0 लिखना पड़ा। फिर 2 दिन के बाद मम्मा को हॉस्पिटल में लेके गए, ऑपरेशन फिक्स हो गया। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के टाइम पर वो आए, मैंने और दादा विश्व किशोर ने नक्की किया था कि हम ऑपरेशन थिएटर में हम दोनों लेके जाएंगे, ऑपरेशन का जो वार्ड बॉय जो होता है ना वो उसको लेके नहीं जाएंगे। तो इतने में उन्होंने वार्ड बॉय जो लेने के लिए आए थे उनको कहा कि ठहरिए, इसके पहले एक लड़की का ऑपरेशन है, उसको भी इस प्रकार की गांठ है और उसका बायोप्सी करना है, और अगर बायोप्सी में उसको कैंसर निकला तो उसका लंबा चलेगा, नहीं तो उनका तो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए कि जैसे, क्योंकि उसके बाद में हम वहाँ खड़े रहे ऑपरेशन थिएटर के बाद, तो बाद में मालूम पड़ा, उसके बायोप्सी करने के लिए भेजा तो रिपोर्ट आया उसको कैंसर नहीं है। हमने कहा ये तो शकुन तो बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर ये इसके पहला पेशेंट का कैंसर नहीं निकला तो मम्मा का भी नहीं निकले तो बहुत ही अच्छा है। पीछे हम दोनों अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, मम्मा को छोड़ करके हम बाहर आए, ऑपरेशन के बाहर खड़े रहे। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने टिश्यू निकाला, ऊपर लेबोरेटरी में भेजा और रिपोर्ट आया। वो अंदर जाता है उसके पहले हम बाहर खड़े थे ना, हम बताओ, हमारी बहन तो अंदर थी, अनिला बहन, उसने अंदर से आकर के बताया कि रिपोर्ट आया है कैंसर है, मेलिग्नेंट ग्रोथ है। कैंसर को कहते हैं, मेलिग्नेंसी कहते हैं, तो वो कैंसरस है और इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। वहाँ से ही टेलीफोन का, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसके पास फ़ोन करके रखा था कि हम आपको बताते रहेंगे, आप माउंट आबू में 23 नंबर जो है उस नंबर पर फ़ोन करते रहना। हम वहाँ से सीधे ही हम जैसे मालूम पड़ा कि मेलिग्नेंसी है वो बाबा को बताया, फिर ऑपरेशन हुआ वो बताया, वो सारा ही बता करके जैसे जैसे ऑपरेशन बाहर निकले मम्मा आए वो भी बताया, और बताया कि सारा ही इस साइड का जो भी है वो काटना पड़ा। वो सारा ही जो भी अनिला बहन ने बताया, डॉक्टर ने बताया था, वो हमारे अनिला बहन अंदर ही थी, तो वो सारा ही बाबा को बताते रहे। सारा ही दैवी परिवार के सामने ये समस्या हम बड़ी बाबा के बारे में, मम्मा के बारे में आई, सब देखते रहे, सुनते रहे, और हम पीछे ध्यान रखते रहे मम्मा के पास। तो मम्मा की जो जमुना बहन है यहाँ पर बीबी है मधुबन में, उनसे भी आप अपना अनुभव पूछ सकते हैं। इस प्रकार से मम्मा का कारोबार ऑपरेशन का चला, करीब 1-1.5 महीना रहा। मम्मा को ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में ले जाने का, लाइट आदि देने करने का कारोबार, जो रेडिएशन जिसको कहते हैं,
वो होता रहा रोज मम्मा के साथ जाने का। मम्मा के साथ मम्मा ने हमको एक दिन कहा कि हमारे कारण आपको भी हॉस्पिटल में आना पड़ता है, ये आपका हिसाब किताब चुक तो हो रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मा, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसका मतलब ये हो गया हमारी माँ अगर बीमार है उसके हम हॉस्पिटल में देखने को ले जाते हैं तो उसके कारण क्या हमारा हिसाब किताब चुक तो होता है क्या? ये हमारा हिसाब किताब चुक तो के आप भाषा हमको नहीं बताइए। ये हम हमारी जिसको हम कहते हैं फर्ज अदाई, वो फर्ज अदाई कर रहे हैं। हम ये हिसाब किताब चुकत करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो मम्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी धारणा बहुत अच्छी है। कहीं कहीं को तो हम कहें ना कि आप फर्ज आपका हिसाब किताब चुकतो यार कहाँ बराबर है, ऐसा मानेंगे। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। आप हमारी माँ हैं और माँ के लिए अगर हम कुछ करते हैं, हाँ आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप कहीं यहाँ माता है बैठी, आपका बच्चा आपके लिए करे, वो आपको हिसाब किताब उसका चुक तो होता है या उसकी एक फर्ज अदाई करता है? क्या करता है? हाँ फर्ज अदाई है ना। तो मैंने कहा कि हम ये हमारी फर्ज अदाई कर रहे हैं। हमारा भाई भाग्य बनता है नहीं बनता है वो बाबा के हाथ में। मैं वो उस प्रकार से सोचता नहीं हूँ कि इससे हम आपके साथ में आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, उसका मेरा भाग्य बनता है। ये मैं इस बात में नहीं जाता हूँ। मैं तो इतना मानता हूँ कि मुझे बाबा ने हमारे फर्ज अदाई करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया कि जब हॉस्पिटल के अंदर फॉर्म भरना था तो मुझे साइन करना पड़ा नियरेस्ट रिलेटिव का। तो नियरेस्ट रिलेटिव के रूप में मैंने साइन किया है। माना जैसे होता है माँ होती है तो उसका बेटा ही जो नियरेस्ट रिलेटिव होता है वो साइन करता है, तो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है ना। इस प्रकार से हमने नियरेस्ट रिलेटिव के रूप में साइन किया है। इस प्रकार से 1.5-2 महीना हो गया। उसके बाद मम्मा को अबू ले जाने का था। मैं, उषा, मम्मा और जमुना बहन निकले बॉम्बे से। हम सुबह अहमदाबाद पहुँचे। उस जमाने में अहमदाबाद में कुछ नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं। एक बटुक भाई करके एक था, दादी प्रकाश मणि दादी उनको जानते हैं। उनके पास जब बाबू से जाते थे बटुक भाई के पास, एक सहयोगी आत्मा थे, उनके पास रहते थे। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे हम फर्स्ट क्लास में हैं, मम्मा के लिए इस प्रकार से चाय, ये दूध आदि लेके आना। उन्होंने कहा हम नाश्ता लेके आए। हमने कहा नहीं नाश्ता नहीं लाना, खाली चाय दूध लेके आना। दूसरे दिन सुबह अहमदाबाद पहुंचे। आप जानते हैं अहमदाबाद में पहले ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी, सामने में मेल होता था, उसमें जाना पड़ता था। तो लेके आया दूध चाय। हमने मम्मा को कहा आप चाय पियो। मम्मा ने कहा कि आपके लिए दूध मंगाया है, आप दूध पियो। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगा। कहा क्यों? मैंने कहा आप तो पेशेंट है, मैं कोई पेशेंट नहीं हूँ। हमारे ज्ञान का सिद्धांत के विरुद्ध में हम कैसे पी सकते हैं? और हमने कहा, हमारी आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा कि मम्मा हमने गुजरात में इतनी सेवाएं नहीं किया है कि आप जैसी जगत जननी के लिए, आपकी इतनी बीमारी के अंदर भी अहमदाबाद के अंदर कोई आपके लिए चाय पानी भी नहीं लेके आ सकता है। ऐसी हमारी गुजरात की ईश्वरीय सेवा जीरो है। तो इसलिए हमको उसका बहुत दुख होता है। फिर भी ये बटुक भाई जो है वो सेवा सहयोगी है, उनकी हमने चाय पिया। मम्मा ने कहा कि नहीं, मैं कहती हूँ ना, मैं दृष्टि देती हूँ और ये आप दूध पी लीजिए और आप फिक्र मत कीजिए। एक ज़माना ऐसा आएगा गुजरात की सेवा बहुत बढ़ेंगी। और ये जो आप कहते हो ना अहमदाबाद प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं। इनकी एक ड्यूटी हो जाएंगी कि जो भी अहमदाबाद क्रॉस करता रहेगा उन सबको चाय पानी आदि मिलेंगी। तो ये भी मम्मा से अहमदाबाद की यानी गुजरात की सेवा करने का एक वरदान मिला। वो मैं सामने था और इसलिए गुजरात की सेवा बढ़ाने के लिए निमित्त वहाँ मकान आदि बाद में मिला। वो सारी बातें हैं। ट्रेन में हमने मम्मा से बात किया। उन्होंने कहा मम्मा सफ़र साथ कर रहे हैं ना, तब तो नीचू में एक सीट पर अब मम्मा है, एक सीट में जमुना बहन है। मम्मा के ऊपर की सीट में मैं हूँ, जमुना बहन के ऊपर सीट में उषा है। साथ में है तब तक तो समान लगते हैं सब, पर मंजिल पर पहुँचने के बाद हम अभी तो मुसाफिर हैं। पहुँचने के बाद आप मम्मा बन जाएंगी और हम स्टूडेंट बन जाएंगे। मम्मा ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा वास्तविकता तो यही है, अंतिम समय में भी यही होगा। सतयुग में जब हम पहुंचेंगे आप विश्व महारानी बन जाएंगे और हम जो है मालूम नहीं आपकी प्रजा में आएंगे, साहूकार आएंगे, आपके रिश्तेदार आएंगे, क्या होगा मालूम नहीं है। तो मम्मा हंसते थे, क्या ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा देखना, यहाँ आए तो विश्व किशोर दादा लेके आए थे गाड़ी, तो उसमें बैठे, वो लोग ऊपर गए, दूसरी गाड़ी में हम बैठे। ऊपर आए बाबा मम्मा संदल पर बैठ गए
और हम सामने ही बैठना पड़ा, तो मैं हंसता था। वो मम्मा मम्मा बन गई, बाबा बाबा बन गए, और हम जिज्ञासु बन गए। साथ में सफर करने वाले, एक ही डब्बे में, एक ही साथ में, हाँ, एक ही ट्रेन में होते हुए भी, सफर में साथ में होते हुए भी, मंजिल पहुंचने के बाद सबका अपना अपना पार्ट हो जाएगा। और मम्मा पहले एक क्लास में आई थी, मम्मा ने सब कुछ पूछ लिया, कचहरी भी कर लिया, सब कुछ किया। और बाबा आए उसके बाद मम्मा को पूछा कि आप सबसे मिली? हाँ मिली। और फिर बाबा मैंने आपको उस दिन भी कहा था, बाबा की परीक्षाएं बहुत सख्त होती हैं, माया की परीक्षाएं इतनी नहीं होती है। बाबा इतनी, मम्मा ऑपरेशन करा करके आए, सभी आए, तो भी बाबा ने सीधा ही सवाल पूछा, मम्मा अपनी ड्यूटी संभाली, कचहरी कराई? मम्मा ने कहा मैंने कराई, कचहरी कराई। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा पास हो गई, मम्मा ने फट से अपनी ड्यूटी संभाल लिया। तो इस प्रकार यहाँ पर मम्मा को हमने छोड़ करके, मतलब यहाँ बाबा के पास छोड़ करके हम तो बॉम्बे चले गए। उसके बाद 3 महीने के बाद बॉम्बे आना था, आते रहे, दिसंबर महीने में भी आए, और फिर लास्ट में जनवरी की 12 तारीख को मम्मा को टाटा हॉस्पिटल में दिखाया। और उसके बाद उसने कहा कि अभी अप्रैल की 12 तारीख, 3 महीने के बाद आपको आना है। और मम्मा पीछे वहाँ से बेंगलोर साइड में गए। मैम बेंगलोर साइड में गए, वहाँ पर 2-3 महीने, 2 महीने रहे। वहाँ से फिर पुणे आए। तो पुणे के अंदर 12 अप्रैल को आना था, तो 11 अप्रैल को पहुँचना था। पुणे वालों ने बहुत फ़ोन किया कि नहीं, हम तो मम्मा को छोड़ेंगे नहीं, हमको, हमारा पेट भरा नहीं है, हमको 1 हफ्ता और यहाँ रखना है। हमने कहा भाई ये तो ऑपरेशन, ये तो डॉक्टर की बात है, उसने अपॉइंटमेंट दिया है 12 अप्रैल का, हम डॉक्टर पे मास्टर को पूछ करके बताएंगे। डॉक्टर पे मास्टर को बताया क्या, भले हॉस्पिटल ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ से फ़ोन करता रहता था। शाम को मैंने फ़ोन किया, नीलाबेन 5 की बात थी, वो आए मम्मा 18 तारीख को। और हमारी, मैं दोपहर में 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 11-12 बजे की। तो हमारे अनिला बहन जो है ना, वो मम्मा और जमुना बहन और उषा, मैं समझता हूँ ये चारों ही गए। उषा नहीं थी, नहीं, तीनों ही गए। करुण पोजीशन है, ये हकीकत है, वास्तविकता है। नीचू यहाँ आती है, नीचू में थल्ले में बैठी रहती है बड़ी बहन, एक बड़ी बहन नीचू में बैठी रही थी। तो मैंने उनको, मैं नीचू में गया तो मैंने कहा बहन आप नीचू में क्यों बैठी है, ऊपर आपके नाम का इंतजार हो रहा है। कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं चल नहीं सकती हूँ, इसलिए नहीं आती हूँ। तो मैंने कहा आप क्लास में जाते हैं, ऊपर जो है ना वो ऐसा है, इस प्रकार से ऐसे नीचू में बैठे रहेंगी पर ऊपर तक नहीं आएंगी, ये हकीकत है। इसलिए हमने दादी जी से बात किया, तो दादी जी ने मुझे ही कहा कि रतनमणि दादी और दादी प्रकाशमणि दोनों ही थे। इन्होंने ही मेरे को कहा अरे आपकी गलती है, आप स्ट्रिक्ट क्यों नहीं होते, जो ऊपर नहीं आती, जो बड़ी बहन नहीं आती उनको कहो। दादी जी ने, रतनमणि दादी ने, दोनों ने कहा कि 20 जुलाई को आपका पूरा होता है, 21 और 22 जुलाई को फिर से आवे, बड़ी बहन को लेकर के आए, क्योंकि डिसिप्लिन जो है उसका भंग जो है ना वो बड़ी बहनों के द्वारा ही होता है, और वो नहीं आती है। क्योंकि मैंने ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताया, दादी ने कहा ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, बड़ी बहनें नहीं आती, इसलिए शायद भट्टी का भी ऊपर नीचे प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने तक कारोबार में गलतियां हो रही हैं। तो ये हिसाब किताब रखने की विधि में भी पड़ गया था, काला हो गया था। मैंने देखा कि ऐसा क्यों है, आज डॉक्टर ने कुछ बोला है ऐसा लगता है। तो मैं अनिला बहन को हमारे बाहर गैलरी में लेके गया, तो मैंने पूछा आपका मुख काला क्यों हो गया है, मुख पीला क्यों हो गया है। डॉक्टर ने क्या बोला बताओ, तो गोल गोल बोलने लगी। मैंने कहा नहीं, मेरे को गोल गोल नहीं सुनना है, आप सच बताओ क्या बताया डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा कि तुम सुन नहीं सकेंगे, ऐसा सुनाया है। मैंने कहा आप मेरी फिक्र मत करो, वास्तविकता जो होगी, विल हैव टू फेस रियलिटी। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर पे मास्टर ने कहा है कि ये जो कैंसर जो है छाती तक था ना, अभी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड फायर, कि माफिक ये लंग्स के तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा उसका उपाय क्या, डॉक्टर ने क्या बोला।
कहा इसका कोई उपाय नहीं है। तो फिर हमने पूछा कि इसका अर्थ क्या? तो डॉक्टर पे मास्टर ने कहा कि अभी इसका अर्थ यही है कि 3-4 महीने तक ये पेशेंट रहेगा, उसके बाद इसका शरीर छूट जाएगा। मैंने कहा इम्पॉसिबल है, नहीं होना चाहिए। डॉक्टर पे मास्टर कौन होता है? कहा नहीं, इसने जो बताया, उसने जो भी देखा सब किया, उसके आधार पर बताया है। मैंने किसी को नहीं बताया। हमने अनिला बहन को कहा कि ये बात आप अपने तक ही रखना, मैं इसका प्रयत्न करता हूँ और ये पे मास्टर झूठा होगा और मम्मा हमारी बच जाएंगी। हाँ भले। दूसरे दिन सुबह भोजन करके जैसे ऑफिस में जाता मैं गया, शील दादी अपने घर पे थी। शील दादी के पास मैं गया और शील दादी को कहा कि मुझे अर्जेंट काम है अव्यक्त बाप दादा से, और अव्यक्त बाप दादा को कहो कि नीचू आपके तन में आए और मुझे इनसे आपसे बात करनी है। तो शील दादी ने कहा बाबा कोई वांदा वखर नहीं है कि जो तुम्हारी बात सुन करके नीचू आएगा। अगर संदेश देना है तो दे दो, मैं कल सुबह बाबा से पूछ करके बताऊंगी। मैंने कहा नहीं, बात ऐसी है मैं आपको संदेश भी नहीं सुना सकता, और आप बाबा के पास जाइए, मुझे 100 के 101% विश्वास है बाबा आएगा आएगा और आएगा। आप बैठो तो सही ध्यान में, अगर बाबा आपकी रस्सी खींच लेते हैं तो आप जाओ। कहा क्या है वो बताओ ना। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं आपको बता सकता हूँ, एकदम प्राइवेट है, कॉन्फिडेंशियल है। आप जानते हैं बाबा के कारोबार में तो बहुत सी बातें प्राइवेट होती है, आपके पास भी कई प्राइवेट बातें होती हैं, आप कहाँ सब हमको सुनाते हैं, मैं हमारी सब बातें आपको सुनाऊँ। ऐसे कह करके उनको टाला। ध्यान में गई बाबा के पास और 5 मिनट में बाबा आए। जब बाबा आए तो बस तब तक मेरा जो संयम था ना, वो संयम छूट गया। आंखों से पानी बहने लगा, बोल नहीं सकता था। तो बाबा ने, मेरे हाथ में रुमाल था, वो रुमाल ले लिया और मेरी आंखों से आंसू जो थे न वो पहुंचने लगे। उस टाइम तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, आंसू पहुंच रहे हैं। और अभी बाद में जब मैं, जिसको कहते हैं ना अंतर्मुखी बनकर के इंट्रोस्पेक्शन, उस बात को सोच रहा हूँ, तब मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा भाग्यशाली बाबा का बच्चा हूँ। जिसके आंसू बाबा पहुंचे। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला हुआ है और डॉक्टर के हिसाब से अभी पेशेंट की लाइफ 3-4 महीना है। बाबा ये बात हो नहीं सकती है, ये इसके लिए सुप्रीम डॉक्टर भी आप है, सुप्रीम जज भी आप है, सभी आप हैं, आपके हाथ में ये केस है, आप को अभी दवाई देनी है। आप मेरे को दवाई बताओ, हम वो दवाई करेंगे, मम्मा को बचाना ही है किसी भी हालत में। तो जब मैंने ऐसा कहा था बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, ड्रामा का भावी यही है, इस ड्रामा के भावी को बाबा भी चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं बाबा, आपको चेंज करना ही होगा। आप हमारे भक्ति मार्ग के तो भगवान आपसे, आप जानते हैं मैं भक्ति मार्ग का भगवान के बारे में पहले से ही आप बाबा को कहता आया हूँ कि मुझे भक्ति मार्ग का भगवान ज़्यादा प्यारा है अपने ज्ञान का मार्ग का भगवान से, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग का भगवान तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम होता है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे वो कर सकता है, आपको इस बारे में करना ही होगा। भगवान का नहीं बच्चे, इसमें जिद नहीं करो, ये ड्रामा की भावी है। मैंने कहा बाबा आप भी नहीं कर सकेंगे तो हम किसके पास जाए? आप भी नहीं कर सकते, ड्रामा भी नहीं कर सकता है, ये ड्रामा की यही भाई है तो भाभी है, तो हम क्या करें? तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे, तुमको एक काम करना होगा। मैंने कहा बोलो। कहा मैं ये संदेश को नहीं बताऊंगा, मैंने तेरे आंसू भी इसलिए तेरे रुमाल से पहुंचा, नहीं तो इसके साड़ी से भी पहुंच सकता था, पर इसके साड़ी से पहुंचता था ना तो साड़ी गीली होती थी, उसको समझ में आ जाता था कि तुमने रोया है और बाबा ने आंसू पहुंचे हैं।
तो इसलिए तुमको अपनी स्वस्थता धारण करनी होगी। तुम्हारा रुमाल गीला होगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा, मैं संदेशी को नहीं बताऊंगा। और तुम्हें एक कागज पर लिखना होगा, कागज मम्मा के ऊपर लिखो कि कल डॉक्टर ने ऐसा ऐसा कहा है, आगे का भविष्य आपके 3-4 महीने की ही जिंदगी है। मैंने कहा नहीं बाबा, ये मैं नहीं लिखूंगा। भगवान के बच्चे आपको लिखना ही होगा। मैंने बाबा को कहा, बाबा आप गुजराती में कहा, बाबा आप बहुत कठोर है, माना पत्थर हृदय है, पत्थर हृदय है, आप हमारे से बहुत कुछ चाहते हैं, मेरी शक्ति के बाहर की बात है। कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपनी माँ को लिखे कि माँ अभी तेरा 3-4 महीना ही बाकी रहा हुआ है, 3-4 महीने के बाद तेरा शरीर छूटने वाला है। ऐसा कौन बच्चा लिखेगा? कोई लिखेगा? बहुत कुछ। अभी तो मैं बहुत प्रेम से कह रहा हूँ, उस टाइम तो आंख में आंसू बहता जाए और मैं कहता जाऊँ बाबा आप बहुत कठोर है, बहुत पत्थर दिल है, ये सारा ही मैं नहीं कर सकता हूँ। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें ही करना होगा, बाबा तुमको मदद करेगा, बल देगा। मैंने कहा नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा। बाबा ने कहा नहीं तुमको ही करना होगा, ये आज रात को जाकर के ऑफिस में जाकर के बैठो, पत्र लिखो, मम्मा को दो, मम्मा को देने के बाद पत्र मम्मा से हाथ से ले लो और एक लिफाफा में डालो, उसके ऊपर लिखो हाँ साकार ब्रह्मा बाप को ही मिले, ऐसा लिखो। उसके बाद एड्रेस करो और ब्रह्मा बाबा के साथ में चिट्ठी उसमें लिखो कि ये बाबा ब्रह्मा बाबा पढ़े, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारा अक्षर ही बाबा पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है, मेरे अक्षर जो है ना बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, तो बाबा ही पढ़ सकते थे और कोई यीशु दादी भी नहीं पढ़ती थी, वो भी नहीं पढ़ सकती थी। बाबा ने कहा तेरा पक्ष तो पढ़ता है, बाबा ही पढ़ता है, और बाबा को लिखो कि ये पत्र पढ़ करके फाड़ करके फेंक दे, ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। आप मतलब मम्मा बाबा और मैं रमेश और अव्यक्त बाबा, इनके सिवाय कोई भी मालूम नहीं पड़े। हमने कहा हमारी बहन को, अनिला बहन को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है। मैंने कहा बाबा हमने तो लास्ट में आपसे बात किया है, लास्ट अंतिम, हाँ जितना हो सके इतना आपसे पुरुषार्थ करवाया मम्मा की जीवन बख्शाने के लिए। करीब 1-1.5 घंटे तक बाबा बैठे, बाबा ने हर बात से बहलाया किया, मेरा मूड जो है बाबा ने शक्ति दिया, सब कुछ किया। और बाबा गए, उसके बाद शीलबेन वापस आई, कहने लगी क्या हुआ, 1-1.5 घंटे तक क्या बात किया। मैंने कहा कारोबार की बातें थी, आप बताओ तो सही। मैंने कहा बताने की तो कोई बात नहीं है, कारोबार की बात है, मैं जाता हूँ। ऑफिस में गया और बाबा ने जो शक्ति दिया था ना, उस शक्ति के आधार पर 5-6 बार कागज लिखा, फाड़ दिया, लिखा फाड़ा, लिखा फाड़ दिया, फाड़ दिया। हिम्मत ही नहीं होती थी, कैसे हो जाए। आप सब यहाँ बैठे हुए, भाई लोग बैठे हुए, आपको आपकी मम्मा के मातेश्वरी के बारे में कहने को, लिखने को आ जाए, ये माँ आपका जीवन अभी 4 मास का ही रहा हुआ है, हिम्मत है आप में, ताकत है, आप लिखेंगे? इतने भाई लोग यहाँ बैठे हुए, दिल कैसे चलेगा। आखिर में लिल करके लिख लिया, करके बंद कर दिया। शाम को 6 बजे, पहले भी नहीं गया, पहले जाओ तो भी सबको शंका हो जाए। घर में गया, भोजन कराया, उसके बाद मम्मा को कहा कि आपसे मेरे को अर्जेंट प्राइवेट बात करनी है। मम्मा और हम दोनों बैठे थे। मैंने मम्मा को कहा कि आज एक चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी आपको पढ़नी है। मम्मा ने पूछा किसकी चिट्ठी आई है? मैंने कहा अव्यक्त बाप दादा की चिट्ठी है, मेरे द्वारा लिखाई है, लिखाने वाला वो है, लिखने वाला मैं हूँ। मम्मा ने पढ़ा, पढ़ने के बाद खाली यही कहा ड्रामा की भाभी, कह करके जैसे मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया, लिफाफा में डाल करके मुझे वापस दिया। कहा अभी क्या करना है? मैंने कहा ये मैं कल बॉम्बे मतलब आबू में भेज दूंगा। तो ये बहुत कठिन दिन था, जो है ना 19 तारीख के बाद का 20 अप्रैल का जो दिन था ना, वो मेरी जिंदगी का मैं समझता हूँ बड़े से बड़ा पेपर हमने दिया, ऐसा पेपर। हाँ, परंतु जब बाबा ने कहा था तो दिल के ऊपर पत्थर रख करके उस कार्य को किया। आंखों में से पानी तो बहता रहे, परंतु उस दिन बाबा ने जो आंखों से ऐसा आंसू पोंछे ना,
उसके बाद जब तक मम्मा ने शरीर छोड़ा तब तक आंखों में से एक भी बूंद पानी का नहीं गिरा। ऐसी बाबा ने आशीर्वाद को, बल को, शक्ति को, जो भी दिया। और उसके बाद मम्मा को रोज हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता था, उनको रेडिएशन और भी जगह पर, ताकि कहते सर बढ़े नहीं, लंग्स के ऊपर तो कहते रेडिएशन दे नहीं सकते थे, और जगह पर नहीं बढ़े, पेट के ऊपर और सब जगह पर वो सब कराते रहे। और इस प्रकार से करते 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 फिर जो मई का एंड आया, फिर डॉक्टर पे मास्टर के पास फिर से दोबारा मम्मा को लेके गए। अनिलाबेन अकेली गई थी, मम्मा को अंदर सुलाया था और डॉक्टर पे मास्टर ने कहा कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। मम्मा को श्वास की भी बहुत तकलीफ, बहुत कुछ तकलीफ थी। कहा कि इसको अभी और कोई दुनिया की दवाई काम में नहीं आएगी, उसको जहाँ चाहिए जहाँ लेके जाओ, शांति से वहाँ रहे और शांति में ही अपना शरीर छोड़ने दो। तब अनिलाबेन को ख्याल में आया कि अभी बाजी हम हार गए हैं। और फिर हमने बाबा को फ़ोन किया, डॉक्टर कहते हैं कि अभी उसको आबू ले जाओ, आबू भेजो। तो बाबा ने कहा कि ठीक है भेज दो। तो फिर 4 टिकट बुक कराई, बाबा मतलब मम्मा, जमुना बेन, अनिला बेन और बाबा का लौकिक बच्चा नारायण, ये 4 लोग गए। अहमदाबाद में चेंज होकर के फिर गए, आबू में पहुँचे। हमको रोज समाचार बाबा फ़ोन के द्वारा, अनिलाबेन के द्वारा मिलता था। और यही बाद में अनिलाबेन भी आ गई, दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। और उस दिन मैंने आपको बताया कि गुरुवार के भोग के दिन हमने शील दादी को कहा कि बाबा के साथ, बाबा के पास हमने आज तक कुछ नहीं मांगा है, हम यही मांगना है कि मम्मा की अंतिम समय पर हम वहाँ पर उपस्थित रहे। शील दादी ने एकदम गुस्सा किया, अरे तुम्हारे मुख में से ऐसा शब्द निकले, तुमको लज्जा नहीं आती है कि मम्मा की अंतिम समय पर मैं हाजिर रहूं? मम्मा हमारी शरीर छोड़ने वाली ही नहीं है। मैंने कहा मम्मा तो शरीर छोड़ने वाली नहीं है, वो तो मैं भी जानता हूँ, तो फिर भी आप बाबा को कह कर रखो। अगर नहीं छोड़ने वाले होंगे तो बाबा कहेंगे कि ठीक है बच्चा है, तुम्हारी फालतू बातें हैं, मम्मा को शरीर छोड़ने वाले नहीं है। मम्मा क्या, बाबा क्या जवाब देते हैं आप जानो, मैं क्या जानूँ, आप बाबा को बताना। कहा मैं बताऊंगा, बाकी तेरा ये बकवाद है, ये ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे को अक्ल है या नहीं, ऐसा शील दादी ने मुझे बोला, क्योंकि मम्मा के प्रति स्नेह के कारण, और कुछ नहीं था। फिर संदेश लेके गई, इन्होंने आकर के बताया कि मम्मा, बाबा कहते हैं ड्रामा में जो होगा वो सब ठीक ही हो जाएगा, वो जो भी बच्चे की इच्छा है पूरी हो जाएंगी। तो तब शील बहन को लगा कि जो बाबा ने जब कहा बच्चे की इच्छा है वो पूरी हो जाएंगी, तब शील बहन को थोड़ा सा संशय पड़ा। पर हमने किसी को नहीं बताया था। फिर तो आप जानते हैं कि मम्मा का शरीर छूटा। हम लेने के लिए हम निकलने वाले थे, हम नहीं निकले। निर्वैर भाई, अपना दादी प्रकाशमणि और एक सीता माता थी, वो निकल गए। हमारी लौकिक माता शांता माता तो आबू में ही थी। हम लोग फिर दूसरे सुबह प्लेन से निकले। मैं था, उषा थी, नलिनी बहन थी हमारी, नारायण बाबा का लड़का था वो था, और अपना ये चंद्रू भाई करके हैं, खरीदी डिपार्टमेंट में हैं, उनके लौकिक पिता बाबू भाई, वो 5 लोग थे। हम लोग निकले अहमदाबाद से, एयरपोर्ट से हमारे क्लाइंट आया था, उसने टैक्सी करके दिया, महसाणा आए। महसाणा से दादी, मैं प्रकाशमणि, इन सबसे मिल गए हम लोग। हमारे साथ हमने खाना पीना कुछ थोड़ा कुछ लिया था, वो उनको खिलाया। वो तो ऐसे ही बैठ गए थे, कुछ भी नहीं था, टिकट का थोड़ा थोड़ा पैसा था मेरे भाई के जेब में, उन्होंने टिकट ले लिया था। उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट लिया था, इसके कारण पेनल्टी नहीं पड़ी थी, ऐसा कुछ हुआ था। हम नीचे पहुँचे, आबू रोड में पहुँचे, और नीचे में भूरी दादी आई थी। इन्होंने कहा कि शमशान में मम्मा को लेके गए हैं, शमशान में आपकी इंतज़ार कर रहे हैं और आपके बाद में अग्नि संस्कार होगा। हम ऊपर गए, फूलों की चादर आदि सब लेके गए थे, सब कुछ किया।
तो जब अग्नि संस्कार के लिए अग्नि दाह दे रहे थे तब हमने कहा मम्मा अलविदा। क्योंकि हमने जाने के टाइम पर हमने आपको कल उस दिन भी बताया था, हमने वो गीत बजाया था, 6 मिनट बाबा के साथ योग किया था, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो वो मतलब वो वही देखा साकार रूप में, जो 4 जून को मिलना हुआ वो वही हुआ। उसके बाद 24-25 तारीख को ऐसा ही स्थूल रूप में मिलना हुआ और ड्रामा पूरा हुआ। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।